बासमती की जो सबसे लंबी वैरायटी है उसका साइज आप लोगों को मालूम है क्या कि कच्चा कितना और पकने के बाद कितना लंबा होता है? मुझे भी नहीं पता था, मुझे ये जानकारी मिली क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला उस शख्स से मुलाकात करने का जिन्होंने दुनिया में बासमती की सबसे लंबी वैरायटी बनाई और वो आज हमारे बीच हैं। सर हमारे साथ है, मैं आपका सर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पद्मश्री विजेता हैं, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय बासमती को विकसित करने का श्रेय इन्हें मिला है, डॉक्टर विजय पाल सिंह। Thank you very much for introducing. Very generous introduction. Okay. सभी को करवद प्रणाम। मैं सर्वप्रथम श्री वीबी राव गारू को, इनकी टीम को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज जो मैं आपके समक्ष आया हूँ, जो मुझे अवसर मिला है, ये मुझे इनकी देन है और मैं इस पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो मुझे आरती सिंह और बाकी टीम ने बताया कि मैं श्रोतागणों को बासमती के बारे में बताऊं। वैसे तो ये आज का जो मैं देख रहा हूं श्रोतागण जो है वो किसी न किसी प्रोग्राम में चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो बैठे हैं यदि वो ध्यान से सुनेंगे तो वो उनके बहुत काम चीजें आएंगी। देखिए, जब बात आती है कि किसान की पैदावार बढ़े और किसान की आमदनी बढ़े, जो बासमती का प्रोग्राम उत्तर भारत में हुआ है उसमें पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के 4 जिले, ऊपर जम्मू रीजन के 3 जिले, ये मिलाकर के वो उसका भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर उगाई जाने वाली बासमती को ही कागज पर एक्सपोर्ट करने के लिए, देश में बेचने के लिए उसको बासमती माना जाएगा। दुनिया भर में केवल 2 ही देश हैं जो बासमती चावल का व्यापार कर सकते हैं और कर रहे हैं, पहला भारतवर्ष और दूसरा पाकिस्तान। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा क्योंकि जो मैं नई पीढ़ी देख रहा हूँ वो बहुत ध्यान से इस बात को सुन रहे हैं। 1947, उससे पहले सब कुछ एक था। आपने सुना होगा कि पंजाब का अर्थ क्या है? पंजाब, पंज मीन्स 5 और आब का मतलब होता है 2 नदियों और पानी, जिसे हम कहते हैं दोआबा, 5 दोआबे, 5 दोआबे। यदि मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो हाथ उठा देना, मैं थोड़ा और धीरे से और ठीक तरह से बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये बहुत आपके लिए सुनने वाली, याद रखने वाली बात है और आगे अपने सर्किल में जाके डिस्कस करने वाली बातें भी है। तो पंजाब में बासमती उस इलाके में, पूरे ही उत्तर भारत में मैं कहूँगा कहीं ना कहीं थोड़े रूप में उगाती जाती रही है, बहुत बहुत पहले से। मैं तो कहूँगा हजारों साल से उगाती जा रही है। बासमती जो शब्द है वो कैसे आता है? ये संस्कृत की 2 धातुएं हैं, वस और मयूप। वस का अर्थ होता है वसय, जिसे कहते हैं हम सुगंध या महक, और जो मयूप है वो मिलकर के मती हो जाता है। तो जिसमें प्रारंभ से ही, उसके जीवन से ही उसमें सुगंध है बासमती। ये किसी भी उर्दू, पर्शियन या अरेबिक भाषा में या कोई और दूसरी, जो तमिल है, जो तेलुगु है, मलयालम है या बंगाली है, उसमें कोई ऐसा नाम नहीं है। तो ये बासमती शब्द जो है वो संस्कृत से आया है। अब बात आती है तो क्या हुआ? जैसे हुआ पार्टीशन, जो वो 5 दोआबे थे उसमें से 3.5 चले गए पाकिस्तान के साथ में और 1.5 रह गया हमारे पास में। तो वो इलाका बहुत जो है उसमें पानी था
और उसमें ज़मीन बहुत अच्छी थी। यदि आप उसका भारत का मैप देखें टोपोग्राफिक, तो पाकिस्तान का वो इलाका बिल्कुल ऐसे एक लेवल है, टेबल की तरह से। जैसे आप इधर जाओ, बंगाल तक जाते जाओ तो आपको अच्छा जो दिखाई देता है जिसका लेवल एक है। तो ये हुई बात बासमती का कि होता था भाई इलाका उनके पास ज़्यादा चला गया, हमारे पास कम रह गया। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने बासमती ज़्यादा पैदा की और उनका एक्सपोर्ट बना रहा। और ये एक ऐसा चावल है जिसको एक बार खा लोगे जरूर दोबारा खाना चाहोगे। तो उसमें क्या किया, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जिसे आप पूसा के नाम से जानते हैं, वहाँ के डायरेक्टर थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और मेरे गुरु। उन्होंने 1966 में शुरुआत की कि वह बासमती की अधिक पैदावार देने वाली किस्में पैदा की जाएं। अधिक पैदावार देने वाली कैसी, क्यों कि जो हमारी पुरानी किस्में थी वो ऊंची बढ़ती थी, और ऊंचे बढ़ के क्या होती थी, उनका तना कमजोर था। और आप जानते हो जब तना कमजोर होगा, ऊंची बढ़ेंगी, बाली आएगी, वजन होगा तो क्या होगा, गिर जाएंगी। तो वो गिर जाती थी। तो बात ये आई उसको छोटा कैसे किया जाए, तना मजबूत किया जाए, दाने बढ़ाए जाए और दानों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, फिर तो वो बासमती है। आज जो पिछले जो वक्ता मैंने सुना, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। और एक मेरा और सौभाग्य रहा कि मैं आज आपके कृषि विश्वविद्यालय में चला गया। वहाँ पर डॉक्टर दीपक शर्मा जो प्लांट ब्रीडिंग के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर वेलुरकर जो बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बताया। और उन्होंने आपकी जो 3 किस्में हैं, विष्णु भोग के साथ में जौ फूल और दूबराज, उनमें छोटी किस्में पैदा कर दी हैं। जो भी कोई किसान चाहे तो उनसे जाके ले सकता है, उनमें खुशबू है, वही गुण है जो होने चाहिए थे। चलो अब बासमती पे आते हैं। तो भाई बासमती के क्या गुण हैं जिसके कारण चावलों में चावल बासमती माना जाता है। मैं आपको अपने फूफा जी की डेफिनेशन बताऊंगा जो उन्होंने मुझे बताई थी। फूफा जी क्या होते हैं आप जानते हो? क्या होता है फूफा जी? कोई बताएगा फूफा जी किसे कहते हैं? बोलो। ओके, तो उन्होंने कहा जब हमारी नौकरी पूसा में लगी कि भाई क्या करोगे, मैंने कहा जी बासमती बनाएंगे। तो जानते हो बासमती, पूछा कि जानते हो बासमती क्या होती है? तो हम चुप रहे। तो उन्होंने कहा जब जानते हो बनाओगे क्या? कहते हैं मैं बताता हूं। मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ गई है। उन्होंने हाथ ऐसे उठाया कि चावल लंबा होना चाहिए, और चावल लंबा होना चाहिए के साथ साथ में जब वो घर में बने तो आसपास के घरों में पता लग जाए कि भाई आज तो अंजलि मैडम के यहाँ जो है बासमती चावल बन रहा है। और जब वो चावल बन रहा है उनके घर में तो क्या हो, 1 कटोरी के 5 कटोरी बन जाएं। जो फूल खाने वाले और विष्णु भोग खाने वाले और बहुत सारी किस्में आप लोग खाने वाले, उनमें बहुत ही अच्छा स्वाद है, बहुत अच्छी खुशबू है, लेकिन वो 1 कटोरी के 5 कटोरी नहीं बनते हैं। राइट? उसके बाद फिर कहते हैं जब उसको छुओ तो मक्खन की तरह से मुलायम हो, मक्खन की तरह से मुलायम हो। और जो कहता है मक्खन की तरह से मुलायम हो, और जब आप उसको खाओ तो खाने में वो एकदम से आपको खाने को मन करे और वो आपके मुंह में पिघल जाए, आपको अच्छा लगे। और कहते हैं यदि आप किसी कारण से ज़्यादा खा लो स्वाद के कारण, तो आपका पेट ना भारी हो, इसका मतलब जल्दी से हजम हो जाए। उसके बाद और गुण बताते हैं। भाई थक तो नहीं गए आप लोग? सुन रहे ठीक रहे ना? हाथ उठाओ। हाँ, सब ठीक है। तो वो कहते हैं कि यदि उनको बखेरो तो वो मोती की तरह से बिखर जाएं। इसका मतलब वो चिपचिपे ना हो, वो चिपचिपे ना हो। और जो वो 1 कटोरी के 5 कटोरी बनने थे वो लंबाई में सुई की तरह से हो, मोटे नहीं होने चाहिए। लंबा भी हुआ मोटा भी हुआ तो बात नहीं बनेगी ना। वो लंबा भी हो लेकिन सुई की तरह से पतला हो और एक बिल्कुल एक जैसा हो, उसमें कहीं से फूटा हुआ ना हो,
और खुला हुआ ना हो। और उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई यदि किसी कारण से ज़्यादा बन गए और रात में रख दिए, अगले दिन खाए तो उनका स्वाद ना बिगड़े, उनका स्वाद ना बिगड़े, तो फिर तो आपकी बासमती है, वरना आपकी बासमती कोई नहीं लेगा। ये मैंने जैसे एक बच्चा टीचर पढ़ाता है ना, वो मैंने सारी बात समझ ली। अब आगे बात क्या आई, फिर हमने किया क्या, वो तो नेशनल इंस्टीट्यूट है, पूसा इंस्टीट्यूट का नाम आप जानते हो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर सब कुछ काम शुरू हो गया। दुनिया का जितना भी आज बातें हुई जर्म प्लांट के बारे में, कोई 1 लाख से ऊपर किस्में हैं दुनिया भर में, उनमें से 1000 किस्मों में खुशबू है। लेकिन सुनने वाली समझने वाली बात यह है कि हर खुशबू वाली धान की किस्म बासमती नहीं हो सकती, लेकिन बासमती में खुशबू होना जरूरी है, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। अब इतना हो गया। अब जो बात थी, एक उससे भी इंपॉर्टेंट बात है जो विद्यार्थी बड़ी जल्दी से समझ जाएंगे। हमारे पास जो किस्में थी वो गिनी चुनी किस्में थी बासमती की। एक थी टाइप 3, बासमती 370 और करनाल लोकल, 3 ही किस्में बताई ना। देखिए उनका जो चावल था वो उसके मिल में से आने के बाद में, उनकी लंबाई में आपको मैं आंकड़े देता हूं, 6.6 मिलीमीटर टाइप 3 का, बासमती 370 का 6.8, 6.8 मिलीमीटर, थोड़ा ही अंतर है ना, 0.2 का ही। लेकिन बासमती 370 को बाजार में भाव ज्यादा मिलता था, टाइप 3 को कम मिलता था। उसके बाद करनाल लोकल, उसकी लंबाई थी 7.25 मिलीमीटर, उसका भाव बासमती 370 से भी ज्यादा मिलता था। थोड़ा अंतर है, लेकिन दाने की लंबाई का अंतर है। अब जब वो पकने के बाद कितनी लंबी होती है, जो टाइप 3 है वो 6.5 की मुश्किल से 11-12 होती थी, जो बासमती 370 है वो 13 होती थी, जो करनाल लोकल है वो 14-15 होती थी। तो विचार आया क्या है भी, करना क्या है, दाने की लंबाई भी बढ़ानी है, पकने के बाद भी दाने की लंबाई बढ़ाई है। तो हमने क्या किया, इन शॉर्ट 1968 से लेके 1989, 21 साल हो गए। 21 साल में हमने पूसा बासमती 1 नाम की किस्म जो है वो बनाई और उसको सरकारी मान्यता मिल गई, वो नोटिफाई हो गई, वो रिलीज हो गई। उसका नाम रखा हमने पूसा बासमती 1। लेकिन जो ट्रेड है, जो इंडस्ट्री है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है और उन्हें हर चीज़ का पता होता है, उनकी बिकेगी नहीं बिकेगी, कितनी बिकेगी, कैसे बिकेगी, कहाँ से खरीदोगे, कैसे बेचोगे। उन्होंने उसका नाम रखा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्यों रखा, क्योंकि उसकी शक्ल बासमती से जो कि तो नहीं मिलती थी। अब मुझे देखे, मनोज कुमार जी को देखे, दोनों की शक्ल अलग है ना, तो इनको मनोज कुमार कहेंगे, मुझे वीपी सिंह कहेंगे। तो जो पूसा बासमती 1 थी उसमें लंबे लंबे मूंछ थी, उसमें तूड़ थे, तो उन तूड़ में क्या था, उसे मुछल कहते थे, तुड़ल कहते थे। और उसके दाने की लंबाई हमने बनाई 7.6 mm, 7.6 mm। वो 0.3 का अंतर ही, और पकने के बाद वो 16 mm की हो जाती थी, सुई की तरह से। और यही 2 गुण उसने तहलका मचा दिया, क्योंकि जो वैरायटी रिलीज होती है कम से कम 4 साल लगते हैं तहलका मचाने में। 89, 91, 92, 93, 94 में उसने तहलका मचा दिया, मिल लगने शुरू हो गए, एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई। हम लगे रहे कि भाई आगे और क्या होना चाहिए कि वो इससे भी अच्छी हो। भाई भारत तो भारत है। तो हमने साहब भाई देखो, अब ये तय हो गया है कि दाने की लंबाई और पकने के बाद चाव की लंबाई और उसका स्वाद, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने 2003, उसके 13-14 साल बाद बनाई पूसा 11-21, पूसा 11-21, जिसके चावल की लंबाई 8.4 मिलीमीटर थी, फूफा जी की बात, और जो पकने के बाद 20 मिलीमीटर
अंदाज लगाओगे कितने मिलीमीटर? 20 मिलीमीटर हो जाती थी, और वो एक कटोरी के 6 कटोरी बन जाते थे, जिसे हम कहते हैं किचन यील्ड। भाई घर में जो गृहिणी है वो तो ये चाहती है मैं चावल लाऊं और मेरे चावल कई बार बने और घर के पूरे परिवार को अच्छे भी लगे और सबको पसंद आए, पेट भी भर जाए। तो इसके इन गुणों के कारण उसने दुनिया का बाजार ही बदल दिया। अमेरिका का लॉन्ग ग्रेन, पाकिस्तान का सब कुछ अपना, ईरान का उसका अपना चावल, उसके आगे पीछे हो गया, और आज आप उसको 140 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब थोड़ा सा और सब्र रखो, मेरी बात सुनो। मेरे बाद जो मेरे साथी भारत पूसा कृषि अनुसंधान में वहां पर काम कर रहे हैं, वहां पर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है जो वहां के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर गोपाल कृष्णन है जो वहां के हेड ऑफ द डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स हैं, और पूरी उनकी टीम है, उसमें देवेंद्र सिंह है और बहुत सारे लोग हैं। क्या होता था, ये जो दोनों मैंने किस्मों के नाम लिए, इनमें बीमारी लगती थी, और बीमारी लगेगी तो क्या होगा, उसमें दवाएं डालनी पड़ेंगी। और 2 धान की बीमारी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक को हम कहते हैं झुलसा, जिसे कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट, पत्ती झुलस जाती है। दूसरी का नाम है ब्लास्ट, उसमें क्या होता है, पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं और दैट्स गॉट ब्लास्ट हो जाती है। उन्होंने क्या किया है, इन दोनों किस्मों में, और एक किस्म है दूसरी और तीसरी पूसा बासमती 1509, इन तीनों में 2 जीन झुलसा के, 2 जीन ब्लास्ट के डाल दिए हैं, और वो वैरायटी रिलीज हो गई है, नोटिफाई हो गई है, किसानों के पास चली गई हैं। तो उसका फायदा क्या होगा, जो हमारा चावल अब बाजार में आएगा उसमें पेस्टिसाइड की रेजिड्यू कम से कम होगी और नहीं भी होगी, क्योंकि बाकी क्या प्लांट होबर से बचाना है, शीट ब्लाइट से बचाना है, वो तो मैनेजमेंट से बच सकती है। सो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात हुई। और जो इन किस्मों के नाम हैं, यदि कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है। जो किस्म बनी है पूसा 1509 की बैकग्राउंड में, उसका नाम है पूसा बासमती 1847, 1847। और जो बनी है पूसा 1121 की बैकग्राउंड में, उसका नाम है पूसा बासमती 1885, 1885। और जो पूसा 1401 की बैकग्राउंड में बनी है, उसका नाम है पूसा बासमती 1886, 1886। सो देखिए भाई, ऐसा है कि दूसरा प्रोग्राम आने वाला है। मैं चाहूँगा कि यदि कोई भी सवाल धान संबंधी हो तो मैं उसका स्वागत करूँगा, और चूँकि मैं भी आप लोगों से सीखूँगा। अभी जो सवाल हुए, जो बातें हुई, वो बहुत अच्छी हुई। और आरती, इट्स अप टू यू नाउ, या सर, आपके साथ तो फ्लाइट में हमको यात्रा शेयर करने का मौका मिला, और राइस में आपसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं होगी शायद, बासमती राइस में जो आपने इतना इन्वेंशन किया। मेरा सवाल एक थोड़ा अलग था। आजकल ब्राउन राइस का बहुत ट्रेंड है, इवन मैं भी हेल्थ के चक्कर में ब्राउन राइस खरीद लेती हूँ। तो मुझे जानना था टेक्निकली ब्राउन राइस में और वाइट राइस में अंतर क्या होता है, और अगर हमको रूटीन में खाना है तो ब्राउन राइस खाना चाहिए या वाइट राइस खाना चाहिए, ये मैं आपसे ही समझना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जो सभी के फायदे के लिए है। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं ही नहीं, मेरे अलावा जितने भी वैज्ञानिक 5 यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं बासमती पर, उसमें PAU लुधियाना है, PAU HAU हिसार है, और गोविंद बल्लभ पंत पंतनगर है, और ऊपर जम्मू में है। जो वैज्ञानिक है, जो बासमती के बारे में मैं जानता हूँ, वो भी बासमती के बारे में उतना ही जानते हैं। मैं अलग से कुछ नहीं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। अब जो बात आती है ब्राउन राइस की,
जब हम धान का छिलका ही छिलका उतारते हैं, उसका चोकर नहीं उतारते हैं, उसे हम कहते हैं ब्राउन राइस। उसमें उसका अंकुर भी रहता है, और जो हम चावल बनाने के कुटाई के बाद जो वो निकालते चोकर कहते हैं, उसमें चोकर जो का तो रहता है। एक तो उसे कहते हैं ब्राउन राइस। उस ब्राउन राइस को पकने में टाइम लगता है, वो लंबा नहीं हो पाता, मोटा नहीं हो पाता, और वो थोड़ा खाना चाहिए, और वो भी इतना चबाओ कि वो पीने के लायक हो जाए, फिर तो बात खाने की बनेगी। और यदि उसको ऐसे ही खा लोगे तो वो पचेगा नहीं, और आप कहेंगे भाई हमें तो सलाह अच्छी नहीं दी गई थी। जो उसके पैकेट पर लिखा आता है उस पर से काम नहीं बनता है, क्योंकि उसका चोकर नहीं उतरा हुआ है, और जो उसका चोकर नहीं उतरा हुआ है उसके चोकर के कारण वो उतना फूल नहीं पाता। 1 कटोरी की 4 कटोरी नहीं बनती, 3 नहीं बनती, वो 2 ही बन पाती, 1.5 ही बन पाती है। तो ये तो रही बात इसकी, और बहुत सारी किस्में हैं। बस अब तो यही क्वेश्चन था आपका, ब्राउन राइस एंड वाइट राइस। वाइट राइस कहते हैं कि उसका चोकर उतार दिया गया है। जब उसका चोकर उतार दिया गया तो उसका रंग बदल जाएगा, क्योंकि वो ऊपर का रंग अलग होता है, अंदर का रंग अलग होता है, और वो फिर अच्छे से पकेगा, सब कुछ होगा। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सुयश प्रसाद शर्मा है। मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एमएससी में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। सर मेरा सवाल ये है, मैं ग्रामीण इलाकों से आता हूं, और सर ये देखा जाता है कि जैसा आप इतना सारा वैरायटी बताए, बासमती के बारे में बताए, लेकिन सर वो हमारे एरिया में या हमारे क्षेत्रों में उसका प्रोडक्शन सर नहीं, उसका रीजन क्या है सर? पहले तो वेरी गुड इवनिंग। जो आपने सवाल पूछा अच्छा पूछा है। एक होता है भौगोलिक, उसको वो दे दिया गया है दर्जा कि उसको बासमती तभी माना जाएगा जब वो वहाँ पर उगाया जाएगा। जैसे अभी आपके जो वाइस चांसलर साहब हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल, उन्होंने बताया कोई आपकी एक किस्म है उसकी धान की, उसको भी उन्होंने भौगोलिक जो है क्षेत्र का बना दिया है, जिसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसलिए आप उसको यहाँ उगा तो सकोगे, लेकिन उसको बासमती के नाम से बेच नहीं सकोगे। यहाँ पर कुछ किसान, क्योंकि किसान हमारे बहुत प्रगतिशील हैं, यहाँ पर जरूर कुछ किसान पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 जरूर लगा रहे होंगे, चाहे वो 2 ही किसान हो। वो यहाँ नहीं होंगे, सब चले गए होंगे, लेकिन ऐसा है। आई थिंक मनोज जी अब सब कुछ शायद हो गया है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि हम लोगों को घर में कौन सा बासमती राइस बनाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, सस्ता भी होना चाहिए और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होनी चाहिए। तो हम लोगों को ऐसा कौन सा राइस चूज करना चाहिए सर? भाई आपका तो प्रश्न और भी अच्छा है। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि वो थोड़ा ठीक भाव से भी हो, अफोर्डेबल भी हो, उसमें न्यूट्रिशन भी हो, और वो खाने में भी अच्छा हो, और वो बासमती भी हो। तो देखिए एक आपने सुना होगा टेलीविजन पर बड़े विज्ञापन आते हैं। आजकल एक आ रहा है स्टीम्ड राइस। स्टीम कहते हैं भाप देना। वो क्या करते हैं, जब खेत में से धान आता है उसको स्टीम दे के, उसको सुखा के उसका चावल बना देते हैं। तो आप दावत बिरयानी को चूज कर सकते हो। दावत बिरयानी। भाई ये ना समझना कि मैं दावत के लिए बोल रहा हूं या बेच रहा हूं। जो बिटिया का प्रसन्न था ये उसके संदर्भ में है। सो मैं किसी का विज्ञापन करने नहीं आया हूं, मैं तो ये बताने आया हूं। नाइस, बहुत अच्छा बेटे। हेलो हेलो। हाँ हेलो, मैं शिव कुमार कुंजान धमतरी जिला से। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। हेलो सर, ये जो पूसा बासमती वैरायटी है जो जल्दी से पकने वाली किस्म है और लिप वैरायटी है, क्या भाटा टिकरा में जो लगेगा
तो उसका गुणवत्ता में कोई असर पड़ेगा? मैं सर, मेरा प्रश्न है। नहीं, मैं पूरा जो है समझ नहीं पाया, दोबारा से सर, बोलिए। वो बासमती जो चावल लगाना है, हाँ जी, जैसे कि अपन मैदानी इलाके में लगाएंगे तो उसका गुणवत्ता अच्छा रहेगा, अच्छा क्वालिटी रहेगा। ये बताओ आप छत्तीसगढ़ में कहाँ लगाओगे? धमतरी जिले पे। हैं? धमतरी जिले। आपके यहाँ जो है ये पहले बताओ कौन सी किस्म लगाओगे? पुराने वाली किस्म लगाओगे? नहीं, जल्दी से पकने वाली, जल्दी से पकने वाली किसान। देखिए, यदि आप वहाँ पर पूसा बासमती 1847 लगाएंगे तो जिस समय वो पकेगी, उस पर फूल आएगा, बालें निकलेगी, उस समय यदि बरसात नहीं होगी और रात का टेम्परेचर 22 से ऊपर रहेगा और दिन का टेम्परेचर 35 से नीचे रहेगा और जो वायु की आर्द्रता है वो भी ठीक रहेगी, तो उसमें एरोमा बनेगा। लेकिन हाँ, साथ साथ ये भी है, उसमें कोई पानी की कमी ना आए। यदि पानी कमी आएगी तो अब बाकी आप जानते हो। धन्यवाद। जो खुशबू है उसका सीधा संबंध धरती की गुणवत्ता नहीं, उपजाऊ शक्ति, पानी किस प्रकार का है और टेम्परेचर, जो तापक्रम है वो कितना है। जब तापक्रम 35 से ऊपर जाता है वो उसको प्रभावित करता ही करता है। जो आपकी यहाँ की किस्में हैं, विष्णु भोग से लेकर के दूबराज तक और जो फूल तक, वो देखा आपने सब देर से पकती है। आज मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा ने अपना वो जर्मप्लान दिखाया, वो इतनी सुंदर तरीके से लगा रखा है, आपने तो देखा होगा। मैं तो कहता हूँ जो भी किसान देखना चाहे, जो भी स्टूडेंट देखना चाहे, उसको जरूर देख के आइएगा और जब वहाँ देख के आओगे तो आपको सीखने को मिलेगा। मुझे भी सीखने को मिला। हेलो, नमस्ते सर। सर सामने। ओके। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बासमती जो राइस है उसका वाटर रिक्वायरमेंट क्या है? सेम राइस जैसा है, कॉमन राइस जैसा, कि उससे ज़्यादा है? भाई, आप इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हो हैं? ये तो सवाल जो है हर चावल का अलग हिसाब होता है। इवन चावल की उम्र कितनी है, चावल 6 महीने पुराना है या 9 महीने पुराना है, 10 महीने पुराना है या 2 साल पुराना है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो पहले आपने क्या करना है? बासमती वैरायटी में भी ड्यूरेशन रहता है क्या? ड्यूरेशन रहता है, अर्ली वैरायटी, लेट वैरायटी और नहीं, मिड वैरायटी? एक तो होता है ड्यूरेशन खेत में, दूसरा होता है ड्यूरेशन जब उसका चावल बन के स्टोर में रखा गया। जब उसका चावल स्टोर में बन के रखा गया, उस पर लिखा होगा 1 साल पुराना, 6 महीने पुराना, कितना पुराना। और आपने देखा होगा कि जब वो चावल पुराना होता जाता है वो ज़्यादा होता है वॉल्यूम में, और हर वैरायटी की वाटर की रिक्वायरमेंट मतलब कम ज़्यादा होती है। फिर आप उसको कुकर में बना रहे हैं, ओपन पैन में बना रहे हैं। हाँ, इतना मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, हालांकि आप लोग सब जानते हैं, बासमती चावल को पकाने के लिए पहले तो उसको 2-3 अच्छा तरह से वॉश कर लो। उसके बाद उसको जितने पानी में उबालना है उसमें उसको कम से कम आधे घंटे तक सोख करके रखो। तो एक तो आपका ईंधन बचेगा, टाइम बचेगा, उसके लुक्स बहुत अच्छे आएंगे। आपने देखा जब आप खाना खाते हैं पहले आप देखते हैं, कितने लोग हैं जो पहले खाने को देखते हैं? हाथ उठाओ भाई, थोड़े लोग देखते हैं। और जब गिलास में पानी पीते हो तो कितने लोग देखते हो? सारे देखते हो। पीते हो, उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन सुनने वाली हैं।
जब मैंने ये चावल बना रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इसके लिए मिल कहाँ से आएगा, तो टूट जाएगा। मैं उनको एक बात कही, ये ना सोचो कि आप ही वैज्ञानिक हो, इंजीनियर्स भी हमसे अच्छे अच्छे बैठे हैं, वो नए चावल मिल बना देंगे। और उन्होंने जब ये पूसा बासमती 1 आई, वो बड़े दूरदृष्टा थे, उन्होंने अपने चावल मिल सुधारने शुरू कर दिए। और जब पूसा बासमती 11-21 आई तो मुझे कहा, सर आपने चावल बनाया ही क्यों? मैंने कहा क्यों, क्या बात हुई? कहते हमें फिर नया मिल बनाना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स ने इतने बढ़िया बढ़िया मिल बना दिए हैं कि 11-21 का चावल टूटता ही नहीं है। इतने बढ़िया बढ़िया मिल हो गए हैं। तो जो टेक्नीशियन है, जो किसान ने, देखिए क्वालिटी पैदा होती है किसान के खेत में, बाकी तो हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन है। सो किसान भाइयों, जो भी आप अपने खेत में ग्रो करते हो, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे कुछ भी है, उनकी क्वालिटी का पूरा पूरा ध्यान दो। एक ग्रुप केवल एक उसमें बैठा हुआ है कोने में, है। तो पता नहीं मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है, वो समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं मेरी हिंदी को। लेकिन भाई बस मैं यही उनसे आग्रह करूँगा, यही विनती करूँगा कि वो जो भी उगाएं उसको मन से उगाएं और उसको अच्छा उगाएं। बल्कि अब तो ये होना चाहिए कि हर घर में 1-2 वृक्ष वो फलों का होना चाहिए। उसमें जामुन, उसमें आपका अमरूद और बाकी आम, ये 3 तो कम से कम होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सहजन को क्या बोलते हैं? मोरिंगा को क्या बोलते हैं? मोरिंगा को वो कितने लोग खाते हैं? वेरी गुड। बस वो खाते रहना, उसको ना बंद करना। सब रूप में खाता रहना, आगे बच्चों को बताते रहना। मैं आगे कुछ बोलता रहूं, समय हो तो ओके। भाई राज साहब ने मुझे परमिशन दी, थैंक यू वेरी मच। विद्यार्थियों, किसान भाइयों और विद्वान व्यक्तियों जो साथी बैठे हैं, मैं एक बात जो पिछले वक्ता कह गए हैं उसी में मैं थोड़ा सा जोड़ के बताना चाहता हूं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एक बहुत पुरानी कहावत है, और वो जब तक इंसान रहेगा जब तक रहेगी। आप लोग किसान भाई धान का अपना बीज बना सकते हैं। उनको किसी सरकारी दुकान पर जाकर या किसी प्राइवेट दुकान पर जाकर बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों को लगेगा ये तो कैसी बात कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा है। जो बीज उत्पादन की बात आई, जो सरकारी बीज बेचने की बात आई, 70 साल कह लो, इससे पहले बीज कौन बनाता था? घर की औरतें बनाती थी। वो बढ़िया बढ़िया बाली लेकर के, इतना लंबा उसमें डंठल होता था, उनको इकट्ठे बांध के छप्पर में बांध दिया करती थी। और वो बालियां कौन सी थी? जिसका वो सिलेक्शन करके आई थी, छांट के आई थी। और वो छांटती कैसी थी? वो सारी बाली एक समय पकी हुई है, उनके सबके दाने एक तरह के हैं, वो सारी एक साथ पकी हैं, और वो बीज वो चलाते थे और चलता आया था। जो हम आज बासमती की बात करते हैं, या हम बात करते हैं, एक किस्म है पश्चिम बंगाल से है कोई? पश्चिम बंगाल से एक किस्म का नाम है रांधुनी पागल। रांधुनी का अर्थ है कुक, जो रसोईया होता है। उसमें इतनी खुशबू है कि वो बनाने वाला है, बनाने वाली अपने आप को भूल जाएगा, तभी नाम है रांधुनी पागल।